morning students, welcome back to the class. In continuation with our last lecture, today also we will discuss some effects of refraction. Last time we did few effects of refraction, few were left. Today we are going to discuss the rest of them. First is the first effect of refraction which we are going to discuss today is a stick partly immersed in water appears to be bent at the water surface. This you all have noticed. आप सबने ये commonly इसको daily life में experience किया होगा कि जब कभी whenever you partly immerse a pencil or a stick, ठीक है? This is suppose a pencil or a stick which is partly immersed in the liquid. This is our first medium air and the light is going from air to water. ठीक है, क्या होता है? Let us start कि यहाँ से दो रेज जा रही हैं. एक रे ये जाएगी, एक रे ये जाएगी. As all of you know that whenever a light moves from a denser medium to the rarer medium, क्या होगा उसको? It will move away from the normal. तो यहां जाने की बजाय ये यहां जाएगी, यहां जाने की बजाय ये यहां जाएगी. ठीक है, तो ये दीज आर द रिफ्रैक्टेड रेज. ठीक है, तो जो लाइट आपकी आंखों में एंटर कर रही है वो यहां से नहीं आ रही है. आंखों को वही रोशनी दिखती है जो उसकी डायरेक्शन में आती है. तो आपको लगेगा कि लाइट कहां से आ रही है? लाइट इस पॉइंट से जा रही है. ठीक है, तो आपकी स्टिक जो है, जो आपने पार्टली इमर्स्ड की थी, इंस्टेड ऑफ स्ट्रेट, वो आपको कैसी नजर आएगी? वो आपको थोड़ी सी बेंट नजर आएगी, टेढ़ी नजर आएगी. बिकॉज आफ्टर रिफ्रैक्शन द रेज विच आर एंटरिंग योर आईज आर नॉट कमिंग फ्रॉम दिस पॉइंट, दे आर कमिंग फ्रॉम दिस पॉइंट. और आंख हमेशा उसी लाइट को देखती है जो उसकी डायरेक्शन में आ रही है. तो आंख को लगेगा कि लाइट इस डायरेक्शन से आ रही है. तो जो आपकी ये स्टिक है वो यहां, उसकी इमेज यहां के बजाय इस पॉइंट की इमेज यहां बन रही है. तो आपको स्टिक ऐसे टेढ़ी नजर आएगी. दिस इज द रीजन आप छोटी क्लासेस में जिसको जादू करके दिखा सकते हैं अपने फ्रेंड्स को कि ये आपका एक बीकर है, आपने पेंसिल डाली और जब आप साइड से देखते हैं, एक चीज का ध्यान रखिएगा, इसमें मैंने सभी आपको पहले ही जब ये रिफ्रैक्शन, इफेक्ट्स ऑफ रिफ्रैक्शन कराना स्टार्ट किए थे कि this refraction takes place, the bending of the light takes place only when we see obliquely. Obliquely का मतलब क्या होता है? Making some angle with the boundary. जो आपका ये जो एंगल है वो बनेगा. तो अगर आप ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो क्या होना चाहिए? एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है दैट शुड बी ग्रेटर देन 0. अगर आप नॉर्मली देखोगे तो ये रे ऑफ लाइट बेंड नहीं करेगी, बिकॉज नॉर्मल इंसिडेंट रेज जो है वो अनडिविएटेड रिफ्रैक्ट होती हैं और दूसरे मीडियम में पास हो जाती हैं. तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया. ये मैंने लिखा हुआ यहां पर, दिस एपरेंट बेंडिंग ऑफ द पेंसिल इज ड्यू टू द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट व्हेन इट पासिस फ्रॉम वाटर इनटू एयर. ठीक है, इसका सेकेंड इसी के जैसा है इफेक्ट ऑफ रिफ्रैक्शन, एंड दैट इज अ पूल ऑफ वाटर अपीयर्स टू बी लेस डीप देन इट एक्चुअली इज. ठीक है, तो ये भी नॉर्मल सा एक्सपीरियंस है. हम लोग बड़ी बारी अपने वाटर टैंक्स में भी ऊपर से झांकने की कोशिश करते हैं. ऊपर से नॉर्मली देखोगे तो एक्चुअल डेप्थ ही एपरेंट डेप्थ होगी, लेकिन साइड से देखोगे तो आपको उसकी जो एक्चुअल डेप्थ है वो नजर नहीं आएगी, बल्कि जो डेप्थ नजर आएगी, जो विजिबल होगी, दैट विल बी योर एपरेंट डेप्थ, एंड एपरेंट डेप्थ विल बी लेस देन द एक्चुअल डेप्थ. क्यों? क्योंकि सपोज आपने यहां पर कोई ऑब्जेक्ट रखा है, या सपोज आप मान लीजिए ये इसका बेस है, तो बेस से किसी भी पॉइंट से लाइट जो है वो ये दो रेज मैंने ले ली. एज द लाइट इज मूविंग फ्रॉम डेंसर टू द रेयरर मीडियम, ये ऐसे जाएगी. एज द लाइट इज मूविंग फ्रॉम डेंसर टू द रेयरर मीडियम, तो ये लाइट आपकी ऐसे जाएगी. ठीक है, तो अगर आप का फील्ड ऑफ व्यू ये है, आपकी आंख ये है, तो लाइट की जो दो रेज आपकी आंखों में एंटर कर रही हैं आफ्टर रिफ्रैक्शन,
they are not coming from this point, but they are coming from this point. So ये जो point होगा ये इस point की image होगा. तो जो actual depth थी इसकी यहां से लेकर यहां तक वो हमें visible नहीं होगी, जो नजर आएगी वो ये होगी. ठीक है. तो इसीलिए जब भी आप पूल के अंदर देखते हैं तो आपको लगता है कि पूल इतना डीप नहीं है, बट एक्चुअली वो डीप जितना आपको नजर आ रहा है उससे ज्यादा डीप होता है. सो फॉर द नेक्स्ट टाइम व्हेन एवर यू गो फॉर अ स्विमिंग, तो आप जब स्विमिंग पूल में डाइव करेंगे, बी केयरफुल, बिकॉज आपको देखने पे लगेगा द पूल इज नॉट सो डीप, बट एक्चुअली इट इज डीपर देन व्हाट इट इज विजिबल टू यू. ठीक है. ये भी मैंने यहां लिखा है. दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. Now, it is because of the refraction of light that when a thick glass slab is placed over some printed matter, the latter appears raised when viewed from top. तो अगर आप ये labs में experiment भी कर सकते हैं कि you write something on a piece of paper and then you put a glass slab on it. When you view that letter which is printed on which is written on the piece of the paper through the glass slab, that letter will appear to be raised because उसकी image because of the refraction कहाँ बनेगी, थोड़ी ऊपर बनेगी, और आपको वो जो आपने word या letter जो भी लिखा है वो आपको थोड़ा ऊंचा नजर आएगा. ठीक है. It is because of the refraction of the light that a lemon kept in a water in a glass tumbler appears to be bigger than its actual size when viewed from the sides. तो ये भी आपने देखा होगा कि जब नींबू का आपकी मम्मा अचार डालती हैं, ठीक है, तो पानी या तेल में उसको डालकर हम लोग किसी कंटेनर में रख देते हैं. अगर ग्लास के कंटेनर में रखा है तो साइड से जब आप देखेंगे, या नींबू को जब हम भिगोते हैं पानी के अंदर डाल के किसी ग्लास के टम्बलर के अंदर, तो जब आप साइड से उस टम्बलर के साइड से व्हेन यू व्यू इट, आपको लगेगा कि नींबू का साइज जो है वो बड़ा हो गया है, नींबू जो है वो स्वेल्ड हो गए हैं, मोटे हो गए हैं. एक्चुअली नींबू मोटे नहीं हुए. आप बाहर निकाल के देखिएगा नींबू का साइज वही रहता है. इट इज बिकॉज ऑफ द रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट दैट दोज लेमन्स विल अपीयर बिगर टू यू. ठीक है. इज इट ओके? नाउ वी विल मूव टू द twinkling of stars and duration of the day. These are the two effects which are produced because of the atmospheric refraction. ठीक है. Now what is atmospheric refraction? Atmospheric refraction क्या होती है? I'll tell you what is atmospheric refraction. Atmospheric refraction is, देखो ध्यान देना थोड़ा सा, फिर आपको ये दोनों चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी. द रिफ्रैक्शन दैट टेक्स प्लेस इन द एटमॉस्फेयर, रिफ्रैक्शन दैट टेक्स प्लेस इन द एटमॉस्फेयर ड्यू टू द डिफरेंस in the densities of the different layers of the atmosphere is called atmospheric refraction. Now listen, हम लोग एटमॉस्फेयर के लेयर्स के बारे में हम छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं कि एज वी मूव अबव, ठीक है, जैसे जैसे हम सरफेस ऑफ द अर्थ से कहा जाते हैं, ऊपर जाना शुरू होते हैं, क्या होता है कि डेंसिटी ऑफ द एयर डिक्रीजेस. ठीक है. डेंसिटी क्या होना शुरू हो जाती है? डिक्रीज होना शुरू हो जाती है. डिक्रीज होना शुरू हो जाती है मतलब वी हैव लेस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ एयर पर वॉल्यूम. ठीक है.
उसी तरीके से व्हेन वी एंटर द एटमॉस्फेयर, ठीक है, जब हम एटमॉस्फेयर में एंटर करते हैं, एज यू गो हायर इन द एटमॉस्फेयर द डेंसिटी ऑफ द एयर डिक्रीजेस. When the density of the air decreases, what happens? Less number of molecules. Density is number of molecules per unit volume. तो जैसे जैसे डेंसिटी डिक्रीज करती जाएगी, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज होते जाएंगे. अगर आपके पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम है, देन ऑब्स्ट्रक्शन टू द लाइट ऑल्सो डिक्रीजेस. ठीक है, यानी कि ऑब्स्ट्रक्शन टू द लाइट डिक्रीजेस का मतलब क्या है कि स्पीड इंक्रीजेस. रुकावट कम है तो स्पीड क्या होगी? इंक्रीज करेगी. आप सबको पता है कि अगर स्पीड इंक्रीज करती है किसी मीडियम में, अगर लाइट किसी मीडियम में एंटर कर रही है और उसकी स्पीड इंक्रीज कर रही है, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है या ज्यादा? उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है. इट मीन्स लेस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. तो हमारे पास रिलेशन निकल गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का और किसका? जैसे जैसे आपकी डेंसिटी के साथ इसका हम लोग रिलेशन निकालेंगे. ठीक है, तो देखिए क्या हुआ. विथ इंक्रीज, सॉरी विथ डिक्रीज बोलेंगे अब हम, क्योंकि डेंसिटी हमने डिक्रीज वाली तरफ ली है. विथ डिक्रीज इन डेंसिटी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीजेस. और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है वो क्या होता है? रेयरर मीडियम. क्या होता है? रेयरर मीडियम. तो इसका मतलब है लेस डेंसिटी मीडियम इज रेयरर, मोर डेंसिटी मीडियम इज डेंसर. ठीक है, ये चीज आपने फाइनली याद रखनी है कि डेंसिटी कम है तो मीडियम रेयरर है, डेंसिटी ज्यादा है एयर की तो मीडियम डेंसर है. ठीक, तो चलिए अब हम इसको एक्सप्लेन करेंगे. व्हाट हैपन्स व्हाई द स्टार्स ट्विंकल. ठीक है, ट्विंकलिंग ऑफ द स्टार्स, आप सबने देखा होगा कि स्टार्स जो हैं दे ट्विंकल. ठीक, बिकॉज स्टार्स आर द ऑब्जेक्ट्स विच आर लाइंग एट अ वेरी 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 लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम अस. बहुत दूर है. प्लैनेट्स पास हैं लेकिन स्टार्स जो हैं वो बहुत दूर हैं. यू ऑल ऑफ यू नो दैट सन इज द स्टार विच इज नियरेस्ट टू अस. सन जो सन एक स्टार है और सबसे पहला ऐसा स्टार है जो अर्थ के करीब है, और उसका भी डिस्टेंस कितना है? 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ. तो सरफेस ऑफ द अर्थ से भी वो 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर दूर है. तो इसका मतलब है जो बाकी स्टार्स हैं जो इससे दूर है तो वो हमारे से बहुत बहुत दूर है. सो फॉर वेरी लार्ज डिस्टेंसेज वी कैन टेक द स्टार्स एज द पॉइंट ऑब्जेक्ट्स. तो हम स्टार्स को क्या कंसीडर कर सकते हैं? पॉइंट ऑब्जेक्ट्स. तो जो लाइट हमारी आंखों में सन से स्टार से एंटर कर रही है, दैट लाइट इज वेरी, वो लाइट जो है वो बड़ा लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करके आ रही है. ठीक है, तो मान लीजिए कि एक रे जो है वो सन से चलती हुई स्टार से चलती हुई हमारी आंखों में एंटर कर रही है. तो व्हेन इट इज मूविंग फ्रॉम द सन टू द अर्थ, इट हैज टू क्रॉस द एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ. वो उसने अर्थ के एटमॉस्फेयर को क्या करना है? अर्थ के एटमॉस्फेयर को क्रॉस करके आना है, और उसने ऊपर से नीचे आना है. कहां से नीचे आना है? ऊपर से नीचे आना है. तो उसने, आपको मैंने बताया कि जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाते हैं वैसे वैसे क्या होता जाता है? वैसे वैसे आपकी जो लेयर्स हैं अर्थ की वो रेयरर होती जा रही हैं. तो उसने सब्सिक्वेंटली रेयरर टू डेंसर, रेयरर टू डेंसर, रेयरर टू डेंसर लेयर्स में एंटर करना है. एंड बिकॉज ऑफ द चेंजेस इन द एटमॉस्फेयर, कई बार क्या होता है कि डेंसिटी, टेम्परेचर, प्रेशर चेंज करने की वजह से, ये लेयर्स की डेंसिटी भी चेंज करने की वजह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कीप्स ऑन चेंजिंग. हो सकता है जो पहले रेयरर था फिर डेंसर था, फिर रेयरर होना था, डेंसर होना था, वो रेयरर टू डेंसर, डेंसर टू रेयरर, वो स्विच ऑन होते रहती हैं लेयर्स की जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है.
जिसकी वजह से जब रे ऑफ लाइट सन स्टार से चलती हुई एटमॉस्फेयर से क्रॉस करती हुई हमारी आंखों में आती है, तो वो क्या कर रही है, वो डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडिसेस के मीडिया जो लेयर्स हैं उनमें से क्रॉस करके आ रही है। तो कभी उसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है बिकॉज उसकी एपरेंट, आपको मैंने अभी बताया एपरेंट पोजीशन किसके ऊपर डिपेंड करती है कि रिफ्रैक्शन इज टेकिंग प्लेस फ्रॉम डेंसर टू रेयरर या रेयरर टू डेंसर। ठीक है, तो कभी ये रिफ्रैक्शन रेयरर से डेंसर हो रही है और कभी डेंसर से क्या हो रही है, रेयरर हो रही है, जिसकी वजह से एपरेंट पोजीशन ऑफ द स्टार कॉन्टिन्यूसली चेंजेस। तो कभी वो रे ऑफ लाइट हमारी आंख में आती है तो हमें दिखता है, कभी वो रे ऑफ लाइट हमारी आंख तक नहीं पहुंचती तो हमें दिखाई नहीं देता, जिसकी वजह से वो स्टार हमें ट्विंकल करता हुआ नजर आता है। मींस कभी उसकी रोशनी होती है और कभी उसकी रोशनी नहीं होती है। दैट इज द रीजन व्हाई द स्टार्स ट्विंकल। नाउ अगर आप ऐसे ही किसी स्टार को अर्थ के बजाय मून पे खड़े होके या कहीं और किसी एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी पे खड़े होके वहां से अगर आप इसको व्यू करेंगे तो आपको वो स्टार्स ट्विंकल करते हुए बिल्कुल नजर नहीं आएंगे। व्हाई? द रीजन इज बिकॉज द ट्विंकलिंग ऑफ द स्टार्स इज बिकॉज ऑफ द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन एंड द मून हैज नो एटमॉस्फेयर। अगर एटमॉस्फेयर ही नहीं होगा तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन नहीं होगी, अगर एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन नहीं होगी तो देयर विल बी नो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन इज कि कभी कभी पूछते हैं एग्जाम्स में कि स्टार्स ट्विंकल बट प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल। ठीक है, प्लैनेट्स आपको ट्विंकल करते हुए नजर नहीं आएंगे। द रीजन इज द प्लैनेट्स लाई क्लोजर टू द सरफेस ऑफ द अर्थ देन दीज स्टार्स। तो जो आपको प्लैनेट्स हैं वो पॉइंट ऑब्जेक्ट्स नहीं बल्कि वो डिस्क नजर आती है। तो बहुत सारी रेज साइमल्टेनियसली उस डिस्क से आपकी आंखों में एंटर करती हैं। तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन तब भी होती है, बट कभी कोई रे ऑफ लाइट जो है वो आपकी आंख में अगर एक रे ऑफ लाइट एंटर नहीं करेगी तो दूसरी रे जो है वो एंटर कर जाएगी, जिसकी वजह से आपको वो प्लैनेट नजर आएगा। तो दैट इज द रीजन व्हाई द प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल एंड स्टार्स ट्विंकल व्हेन वी व्यू इट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। मैंने ये लिखा हुआ है सारा, वो आप पढ़ लीजिएगा। देन वी कम टू द ड्यूरेशन ऑफ द डे। ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली आस्क्ड फ्रॉम दिस टॉपिक इन योर एग्जाम्स। ये क्वेश्चन बहुत तरीके से पूछा जाता है। इसमें ये भी पूछा जाता है कि व्हाई द ड्यूरेशन ऑफ द डे गेट्स लॉन्गर, व्हाई द ड्यूरेशन ऑफ द डे गेट्स लॉन्गर देन इट्स एक्चुअल ड्यूरेशन। ठीक है, हमें जो दिन की ड्यूरेशन जो हमें नजर आती है या हमें लगता है कि दिन इतना बड़ा है, इतना लंबा है, वो एक्चुअली उतनी उसकी ड्यूरेशन नहीं होती, वो एक्चुअल ड्यूरेशन से कुछ मिनट्स ज्यादा होता है। ठीक है, एक ये तरह का क्वेश्चन है कि व्हाई द ड्यूरेशन ऑफ द डे इंक्रीजेस। दूसरा इसका दूसरी तरह से ये पूछा जाता है कि व्हाई द सन अपीयर्स बिफोर सनराइज एंड आफ्टर सनसेट। कि सन जो है वो सनराइज से पहले ही हमें नजर आ जाता है और सनसेट के बाद भी हमें नजर आता रहता है। द रीजन इज अगेन रिफ्रैक्शन ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। आपको पता है कि ड्यूरिंग द सनसेट एंड सनराइज द सन लाइज बिलो द होराइजन। तो ये आ गया हमारा होराइजन और ये आ गया हमारा सन। ठीक है, मैंने यहाँ पे बताया हुआ है। अब सन से ये रे जा रही है। आपको पता है कि जैसे जैसे हम टूवर्ड्स द सन मूव करते हैं, टूवर्ड्स द अर्थ मूव करते हैं, वी आर मूविंग टूवर्ड्स द टूवर्ड्स द डेंसर लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर। तो हम लोग कहाँ से जा रहे हैं? रेयरर से डेंसर, रेयरर से डेंसर, रेयरर से डेंसर, रेयरर से डेंसर। तो कॉन्टिन्यूसली हर लेयर पे द ray of light is moving towards the normal, तो जब अल्टीमेटली ये यहाँ पर ऑब्जर्वर जो खड़ा उसकी आंखों में एंटर करती है तो व्हेन वी प्रोड्यूस इट बैकवर्ड्स तो आपको नजर आएगा कि ये जो रे हमारी आंखों में एंटर की है वो इस पॉइंट से नहीं आई है बल्कि वो इस पॉइंट से आई है। सो दिस विल बी द वर्चुअल पोजिशन, इसको हम कह सकते हैं अपरेंट पोजिशन ऑफ द सन। तो सन बेसिकली अभी सन राइज नहीं हुआ, होराइजन के ऊपर नहीं आया, लेकिन वो हमें उसके ऊपर पहले ही नजर आ गया है बिकॉज ऑफ द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। एंड द ड्यूरेशन कितने टाइम पहले वो हमें नजर आ जाता है बिफोर द एक्चुअल सनराइज, इट इज 2 मिनट्स।
2 मिनट अभी सनराइज होने से पहले ही सन हमें ऊपर नजर आना शुरू हो जाता है बिकॉज ऑफ द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, एंड सेम इज द केस विद द सन सेट। सनसेट के टाइम भी सन सेट हो चुका होता है, लेकिन बिकॉज ऑफ द रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट वो अभी भी हमें होराइजन के ऊपर नजर आता है। तो 2 मिनट्स सुबह वाले और 2 मिनट्स शाम वाले, तो आपके कितने टोटल मिनट्स हो गए? 4 मिनट्स। तो ड्यूरेशन ऑफ द डे इंक्रीजेस बाय 4 मिनट्स। ठीक है, ये हो गए हमारे इफेक्ट्स ऑफ रिफ्रैक्शन। नाउ लेट्स कम टू द फ्यू न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन द एपरेंट डेप्थ। मैंने उस दिन रियल डेप्थ और एपरेंट डेप्थ कराई थी। जल्दी से हम 2-3 न्यूमेरिकल्स हैं वो इसमें देख लेंगे। ठीक है, तो आपको कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर हो जाएगा। कई बार अपरेंट डेप्थ और रियल डेप्थ के ऊपर न्यूमेरिकल पेपर में आता है। द apparent depth of an object at the bottom of a tank filled with a liquid of refractive index 1.3 is 7.7 centimeter. What is the actual depth of the liquid in the tank? तो मैं सबसे पहले इसका डायग्राम बनाऊंगी। मैंने ये ले लिया आपका एक टैंक, ठीक है, और इसमें हमारा जो apparent depth of an object, ठीक है, तो apparent depth कितनी है इसमें, ठीक, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.3, और ये कहाँ जा रहा है? एयर में। तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 ये μ1 इज 1, और मुझे ये निकालनी है, ये d डैश है, एंड मुझे निकालनी है d, यानी कि एक्चुअल डेप्थ। मैंने आपको लास्ट टाइम जब ये टॉपिक पढ़ाया था तो आपको फॉर्मूला बताया था कि कैसे इसका फॉर्मूला जो है वो निकलता है। दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम फ्रॉम वेयर द लाइट इज गोइंग, ठीक है, वो आएगा μ2 इनटू द मीडियम वेयर द लाइट इज गोइंग μ1, ठीक है, दैट इज इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ। ठीक है, तो मेरे पास आ गया μ2 अपॉन μ1, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस लिक्विड विद रिस्पेक्ट टू एयर, दैट इज 1.3 अपॉन 1 इज इक्वल टू रियल डेप्थ d अपॉन d डैश। देन d डैश, रियल डेप्थ हमें निकालनी है, एपरेंट डेप्थ इज गिवन, ठीक है, तो रियल डेप्थ d इज इक्वल टू d डैश इंटू 1.3, तो apparent depth is 7.7 into 1.3, तो that will be 77 into 13, 1, 2, 23, 7 and 7, तो it will be यहां पर आपका आ जाएगा 10.01 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको आप यहां से काट दीजिए। क्लियर? तो हमारी रियल डेप्थ कितनी है? 10.01 सेंटीमीटर, यानी रियली वो ऑब्जेक्ट 10.01 सेंटीमीटर पे लाई कर रहा था, लेकिन नजर हमें कहाँ आ रहा है? अपरेंटली हमें कहाँ नजर आ रहा है? वो 7.7 सेंटीमीटर पर। नाउ लेट्स कम टू द सेकेंड न्यूमेरिकल। द वेलोसिटी ऑफ द लाइट इन ग्लास इज 2 into 10 raised to power 8 meter per second. ठीक है, what is the velocity of light in glass? और एयर में है by how much would an ink dot appear to be raised when covered by a glass plate 6 centimeter thick? ठीक है, ये मैंने एक डॉट सपोज यहां है और इसकी डेप्थ कितनी है? 6 सेंटीमीटर। तो कितना ये आपको रेज्ड नजर आएगा? मीन्स यू हैव टू फाइंड आउट द एपरेंट डेप्थ हियर, ठीक है, और उसके बाद हम लोग देखेंगे शिफ्ट कितना हुआ है। तो आपके पास आ गया, सबसे पहले हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस ग्लास का नहीं दिया हुआ है, तो हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है। ये जो एयर है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी नो, ये तो हमेशा 1 ही रहेगा। नाउ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये जो दो चीजें दी है ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के लिए दी है, ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, यानी कि
ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर आ गया C/V, तो ये आया 3 × 10⁻², तो आपका दिस इज योर 1.5। तो अब आपका वही फॉर्मूला लगेगा जो मैंने आपको बताया, दिस इज योर μ2, और μ2 कितना आ गया 1.5, तो आपको आया μ2/μ1 इज इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन apparent डेप्थ। तो आपका ये आ गया 1.5, रियल डेप्थ इज 6, यू हैव टू फाइंड आउट द apparent डेप्थ। तो आपका apparent डेप्थ कितना हो गया, इधर चला गया 6/1.5, इट विल बी 4 सेंटीमीटर। तो यहां पर आपको ये जो है 4 सेंटीमीटर हाइट पर वो नजर आएगा। अब वो कितना रेज हुआ है, मतलब वो अपनी पोजीशन से कितना ऊपर आ गया है, तो हम लिखेंगे द डॉट विल अपीयर टू बी रेज्ड बाय कितना, वो क्या होता है रियल डेप्थ माइनस एक्चुअल डेप्थ। अगर तो आपको सिर्फ उन्होंने एक्चुअल डेप्थ पूछी होती, रियल डेप्थ दी है और आपको उन्होंने एपरेंट डेप्थ पूछी होती, तो आप निकालते, आप वहां पे सिर्फ क्या निकालते, एपरेंट डेप्थ निकालते। लेकिन यहां उन्होंने पूछा है कि कितना वो डॉट अपनी पोजीशन से रेज हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू, रियल डेप्थ है 6, एपरेंट है 4, तो आंसर आया 2 सेंटीमीटर। ठीक है, आई होप आपको रियल डेप्थ और एपरेंट डेप्थ की ये दो न्यूमेरिकल्स समझ आए होंगे। आप इनकी प्रैक्टिस करिए, मैं आपको प्रैक्टिस के लिए भी क्वेश्चंस दूंगी। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको न्यूमेरिकल्स करना मुश्किल नहीं लगेंगे। जितना आप न्यूमेरिकल्स करेंगे उतना ज्यादा प्रोफिशिएंसी आपको आएगी टॉपिक के बारे में, उतनी क्लैरिटी आएगी, उतने कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो आपके ज्यादा स्ट्रांग होंगे। तो थैंक यू, till the next video, goodbye, stay home, stay safe.